दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद ऐसर क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में मॉक टेस्ट 23 को देखेंगे, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा स्वराज पार्टी का गठन 1923 और साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन जिसका गठन हुआ था, जो बना था ब्रिटेन में, वो 1927 में, लेकिन जब भारत आया था ये 1928 में। ठीक है, भारत कब आया था? 1928 में। तो हम लोग इससे संबंधित 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो चैनल पे पहली बार विजिट करें वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन 4 आपके सामने है। CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल या फिरोज शाह मेहता। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। UPPSC 2004 और भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2016 में पूछा गया, MP में लोअर में पूछा गया, 98 में उत्तराखंड PCS, MP PCS 2 और 6 उत्तराखंड UDA या IDI में पूछा गया 2007 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का A इज राइट, CR दास। ठीक है, इसका राइट आंसर है CR दास। थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा और माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1920 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ ही इस योजना को क्या कर दिया गया? तो अस्वीकार कर दिया गया। और CR दास उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया और मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना भी की। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सेकेंड नंबर प्रश्न होगा, स्वराज पार्टी का गठन रिक्त स्थान की असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नंथानी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये है नाफ मारनी आंदोलन। ठीक है, सिविल नाफ मारनी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप लोग आंसर बताएं फर्स्ट और कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का A, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऐसे ही आपको ऑफलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस समय के साथ मिलती रहेंगी। ठीक है, जो क्लासेस आपकी चलती थी जैसे 11 बजे, 1 बजे, 7 बजे क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव अभी नहीं आ पा रहे हैं। क्लासेस सारी रिकॉर्डेड होंगी बट आपको टाइम से मिलेंगी। आप सभी लोग लाइव आ जाया करें और जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का A इज राइट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। याद रखेंगे, अध्यक्ष कौन था? तो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? इनमें से कौन स्वराज दल के नेता के रूप में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास,
विट्ठल भाई पटेल या सी राजगोपालाचारी। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं गाइज, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। श्री राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसमें श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे तथा NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। और 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव में या केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, राजेंद्र प्रसाद। 3 नंबर का आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन अगर सुना होगा तो आप इसका सही आंसर बताएंगे। जो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे तो मैंने कौन कौन बताया? मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, उसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद का कोई भी योगदान नहीं था स्वराज पार्टी की स्थापना में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद ही किसके समर्थक थे? गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे और वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में चुनिए। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जालियांवाला हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1, 3, 4 और 2। देख लेते हैं लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920 को। और स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, ठीक है, सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग लाइक कर देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करेंगे और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है, अपने ग्रुप में शेयर करेंगे और बोलेंगे उनको देखने के लिए। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप अगर आते हैं हमारे साथ, जुड़ते हैं, वीडियो देखने आते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, सारे प्रश्नों को सॉल्व करें और कमेंट करके अपना स्कोर भी आप लोग बता दिया करें। जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए, M.A. जिन्ना ने। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101, उस टाइम सेंट्रल लेजिस्लेटिव या केंद्रीय विधानसभा, इसमें केंद्रीय विधानमंडल में 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? स्वराज पार्टी की जीत हुई थी। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला और बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली थी। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज्यों के ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इनमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी और व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय शामिल थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। और 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? सभी लोग जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही छोटा है, इजी भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और देश बंधु का अर्थ क्या होता है मैं बता देता हूँ। देश बंधु का अर्थ होता है, इसका तात्पर्य होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। ठीक है, चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। ये आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं, मैंने इसको पढ़ाया भी है। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सी आर दास ने, सी राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने या गोपीनाथ साहा ने। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास ने। देश बंधु चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया, जिनमें से मॉन्टेग्यू क्या थे, सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, कौन सी पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस के मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 में जो हुआ था, इसमें नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, आपको पता होगा। ठीक है, उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की, जिसका अर्थ होता है अखिल भारतीय उदारवादी संघ, इंडियन लिबरल फेडरेशन, अखिल भारतीय उदारवादी संघ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? दिए गए कुटों से सही उत्तर चुनिए। लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। कुट दिया गया है 4, इसमें ऑप्शन है केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल 3 तथा 4, केवल 2 तथा 4। 10 नंबर है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन 4, 2 एवं 4, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और मोतीलाल नेहरू ने सी आर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। चलते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सर हरि सिंह गौर, विठल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट, विठल भाई जे पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर विठल भाई जे पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए और ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे ताकि सबसे पहले आपको वीडियो हमारा प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन मिल जाए। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927, 28, 29 और 30। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप फास्ट इसका आंसर बताएंगे। साइमन कमीशन को भारत आने की बात की जा रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928, ऑप्शन बी इज राइट। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को
यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायित्व शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, याद रखेंगे, नियुक्ति कर दी थी। और जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल सदस्य कितने थे? तो 7। याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय 1919 के नियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन के ने प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की संस्तुति की। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। ठीक है, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 का सी। आप लोग सभी लोग जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन, क्या कहा था साइमन कमीशन को? श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुँचा? तो बम्बई। कहाँ पे आया था? इंडिया में 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुँचा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, मेजर एटली, स्टीफन वॉल्स, विस्काउट ब्रहनम। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। ठीक है, आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, कोऑपरेट करेंगे। और इसका राइट आंसर है 14 का ए, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल या लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल की सदस्य के रूप में शामिल थे। श्रमिक दल अथवा लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में इसमें शामिल थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर भी लोअर पीसीएस में यूपी में पूछा गया है। और इसका राइट आंसर है, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसका आंसर लगा रहे होंगे, सर जॉन साइमन, लेकिन इसका राइट आंसर है। आप खुद से मन में सभी प्रश्नों का आंसर लगा सकते हैं। अगर कमेंट नहीं करना चाहें, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, ये आप लाइव कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप लाइव के बाद देख रहे हैं, अगर आप वीडियो लाइव नहीं देख रहे हैं तो मन में ही इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा 15 का डी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था और इसके विरुद्ध भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। चलते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। 4 कथन दिए गए हैं। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन के बारे में बात की जा रही है। उसके संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति थी, या भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। कोर्ट से आप बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है? केवल 1 तथा 2, केवल 1, 2 तथा 3, केवल 2, 3 तथा 4, या उपयुक्त सभी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है साइमन कमीशन के संबंध में, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी ML नेहरू ने, मतलब मोतीलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, RK नेहरू ने, या BL नेहरू ने? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट, ML नेहरू ने।
मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर के में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 अन्य लोग इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, 2 मुस्लिमों सहित पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में कितने मुसलमान थे, तो 2 मुसलमानों सहित कुल सदस्यों की संख्या थी 9। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। और 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने, गोविंद बल्लभ पंत ने। सी है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। डी है जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। और इसका आंसर मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज या डोमिनियन स्टेट निर्माण के लिए एक प्रतिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की। तथापि इस प्रश्न में उसके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया गया है, जो इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, अतः इस प्रश्न का जो विकल्प होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी थी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण? अपने उत्तर खुद से चुनिए। केवल ए है 1, 2 और 3, बी है 2, 3 और 4, सी है 1 और 2, डी है 3 और 4। 19 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट अथवा स्वराज से आगे पूर्व स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। चलते प्रश्न नंबर लास्ट और आज का 20 नंबर प्रश्न होगा, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 1927 में, 28 में, 29 में, 30 में? दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, 1929 में 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, इसके विरोधास्वरूप 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि घर से बाहर आप लोग ना निकलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।